Right. So this is the first class of ethics, integrity, and aptitude. Right. GS paper 4 that is going to be very important for your entire UPSC CC preparation. ठीक है. तो क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैं तुमको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ. राइट. वो सभी को फॉलो करने एज ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अटेंड करनी है. ठीक है. सबसे पहले इथिक्स पेपर 4 जो है दैट इज जीएस पेपर 4 जो है वो क्या है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बिकॉज इस पेपर को हम यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 1 2 3 4. ठीक है. इन चारों पेपर्स के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं. 4 के अंदर जीएस पेपर 4 में तो यूज करना ही है, 1 2 3 के अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है. एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए. कभी कभार तो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा ऐसे जो होगा ना वो आपका इसी इथिक्स पेपर के अंदर से आ जाएगा, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी उसी इथिक्स पेपर के अंदर से. कभी कभार आपका ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ऐसे इसके अंदर से आ जाएगा. राइट. तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ये बात ध्यान रखकर आपको इसके अंदर पढ़ाई करनी है. ठीक है. जितना इंपॉर्टेंट बैच होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना होता है. राइट. क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आपको ये समझो कि कोई भी आकर पढ़ा देगा, आप नहीं पढ़ पाओगे. राइट. चाहे भगवान उतर के आ जाए धरती पर, ठीक है, वो आपको पढ़ाने की कोशिश करे, फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे. राइट. तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे इसमें एनरोल हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डिसिप्लिन का मतलब क्या है इस बैच के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर हर जगह जहां पर भी आप जाते हैं तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है. इस बैच के अंदर क्या है डिसिप्लिन की डेफिनेशन? पहला इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको सारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है. ठीक है. लाइव क्लास जो भी होगी वो लाइव क्लास अटेंड करनी है. देखो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, पर रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये नहीं है कि एंटायर आप रिकॉर्डेड क्लास के ऊपर ही बेस हो जाए. राइट. रिकॉर्डेड क्लास इज जस्ट कि कभी किसी मतलब घर में कुछ इमरजेंसी हो गई या ऐसा कोई रीजन हो गया उसके कारण आपने क्लास छोड़ दी है, लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसलिए आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं. राइट. तो रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी. ठीक है. 2 साल तक आपके पास रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, या फिर आप छोड़ो 2 साल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगी. ठीक है. तो लाइव क्लास है, लाइव क्लास के अंदर हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी इसके अंदर दे रहे हैं. जब तक आप चाहें जब तक रिकॉर्डेड क्लास को रख सकते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो. राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो क्लास होगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट 7 PM पर स्टार्ट हो जाएगी. तो कोई भी बच्चा लेट ना हो. डिसिप्लिन की सेकंड डेफिनेशन इस बैच के अंदर ये है कि 7 PM पर क्लास स्टार्ट होगी एग्जैक्ट. ठीक है. आज 7:10 पे स्टार्ट हुई थी, अब रोजाना 7 PM पर स्टार्ट होगी. तो 7 PM पे एग्जैक्ट 7 PM पे सभी बच्चों को यहां पर आ जाना है. ठीक है. चलो तीसरा इंपॉर्टेंट कि इस क्लास के अंदर स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है. स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम कुछ टेस्ट आपसे लेंगे. तो जिस दिन टेस्ट लिया जाए उस दिन आपको टेस्ट देना होगा. ठीक है. ये सब है ना बहुत ही साइंटिफिकली मैंने डिजाइन करा हुआ है प्रोग्राम. ठीक है. पिछले कुछ बैचों के अंदर बैचेस हमने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर. ठीक है. उससे बहुत सारी चीजें हमने सीखी कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. और इस बैच के अंदर बहुत ही ज्यादा हम साइंटिफिक वे के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो टेस्ट आपको देने होंगे. टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट का पूरा इवेल्युएशन मैं करूंगा. ठीक है. पूरा टेस्ट का कॉपी चेक यहाँ पर की जाएंगी. ठीक है. और एक एक चीज एक एक गलती आपको बताई जाएगी किस तरह से आपकी क्या क्या गलतियां हैं. राइट. तो टेस्ट आपको देना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट बहुत सारे टेस्ट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 1 फुल लेंथ टेस्ट होगा. ठीक है. ये मैंने आपको बता रखा है अभी. और 3 वीकली टेस्ट होंगे. मुझे जैसा लगेगा मैं उसके हिसाब से टेस्ट लूंगा. ये तो होंगे ही, ये जो सारी फैसिलिटीज है वो तो आपको प्रोवाइड की जाएंगी. इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीजें होंगी, वो सभी आपको अटेंड करनी होगी. ठीक है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन के लिए, अगर आप चौथी इंपॉर्टेंट थिंग देखोगे तो आपको दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज नोन एज रिविजन. आपको रिवीजन करना होगा. एक दिन में क्लास अटेंड करके कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना होगा. अगर आप ये चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो ही अगर करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन, तो ही आप इस बैच को ज्वाइन करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का डिसिप्लिन है. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो इस बैच के अंदर से मेरे पास ये पूरी अथॉरिटी है, मैं कभी भी आपका पूरा पैसा रिटर्न करके आपको इस बैच में से निकाल दूंगा. ये सब पॉइंट्स बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर नोट कर लो कि आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है. ठीक है. 7 PM पर क्लास होती है. कुछ रीजंस के कारण रिकॉर्डेड क्लास आप दे सकते हैं. रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए बहुत दिनों तक आपके पास रहेगी. स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करना है, बहुत ज्यादा डेडिकेटली इसको फॉलो करना है. क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, कॉपी पे चीजें छपनी भी चाहिए. ठीक है. कॉपी पे चीजें आएंगी तभी जब आप आंसर राइटिंग सीखोगे. ठीक है. रिविजन रिविजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. यहाँ पर आपको 2 बार कम से कम रिवाइज करना है. ठीक है. बाकी आपका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है ये मेरे को पता है, मैं अपने हिसाब से आपका डिसिप्लिन मेंटेन कर दूंगा. ठीक है. आप थोड़े बच्चे हैं यहाँ पर बैच के अंदर. ठीक है. तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है. आप सबके ऊपर पर्सनल निगरानी में रखूंगा एक तरह से. ठीक है. पर्सनल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. और ये बैच सिर्फ और सिर्फ
इथिक्स का बैच नहीं है, ऐसे समझिए। ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंटायर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। एंटायर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको आज से ही पता लगने लग जाएगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम कहाँ गलती कर रहे थे और हमको किस तरह से क्या करना है, किस तरह से हमको चीजों को समझना है, किस तरह से हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, किस तरह से थ्योरेटिकल चीजों को समझकर, कॉन्सेप्ट्स को समझकर हमको आंसर राइटिंग करनी होगी। आपको थोड़ी थोड़े दिन के अंदर 4 या 5 दिन दे दीजिए मेरे को, ठीक है, आज से आपका वो चीज समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने एथिक्स कोर्स पहले से पढ़ लिया होगा। कहाँ पर आपकी गलतियां हुई वो अपने आप क्योंकि आप लोग खूब समझदार हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा वो कहाँ पर आपने गलती करी है और किस क्वालिटी की चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये जो चीजें हम आपको करनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखिए आपको एक तो ये जो डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था उसके अंदर मेरे को आपको ढालना है। ठीक है, किसी भी तरह से एक तपस्या की तरह से हम इस बैच को लेकर जाएंगे और इस बैच के अंदर कुछ भी थोड़ी भी कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एज ए मेंटर मेरा काम यहाँ पर बढ़ जाता है आपका। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसके अंदर समझनी है वो ये है कि हम आपको यहाँ पर जैसे क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, इस क्लासेस के अंदर एक कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम भी हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जीएस पेपर्स के अंदर किस तरह से, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर प्लस ऐसे राइटिंग के अंदर किस तरह से इसको यूज करा जाता है और कुछ क्वेश्चंस जीएस पेपर के भी इसके अंदर सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम होगा। ठीक है, जो कि मैं अलग से आपको करवाऊंगा, बट ये होगा किसके अंदर, इसी फीस के अंदर इंक्लूड होगा है? इसके लिए आपको कोई भी अलग से फीस नहीं देनी है। तो मतलब यहाँ पर आपको ये वाली चीज इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, प्लस पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, इस पीडीएफ नोट्स, दिस नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, 4-5 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है, और आपको खुद को भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कि कितने डिटेल के अंदर अपन चीजों को पढ़ रहे हैं। राइट, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो होगा वो होगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस के कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पता हो कि इथिक्स पेपर को जीएस के अंदर किस तरह से यूज करना होता है। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये पहली क्लास थी इसलिए ये सब चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली क्लास के अंदर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना हो जाता है। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो पहला टर्म है, ठीक है, इथिक्स क्या होता है। ठीक है, इथिक्स, इथिक्स क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, दो टर्म हम समझेंगे पहले बच्चों, है ना। क्लास स्टार्ट हो गई है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। इथिक्स और मोरल्स, ठीक है, ये क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इथिक्स होता क्या है, ये हम आपको बता दें। ठीक है, इसके बाद इथिक्स के बाद फिर मोरल्स क्या होते हैं ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्लियर कट डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, आज के हम टॉपिक के अंदर, ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम डायमेंशंस ऑफ इथिक्स भी कंप्लीट करेंगे, डायमेंशन ऑफ इथिक्स भी स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये आपकी क्लास नंबर 1 है, पूरा का पूरा आप नोट्स के अंदर बनाएं। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी एज इट इज, बट आपको नोट्स भी इसके साथ साथ बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। ठीक है, तो ऐसे समझो कि इथिक्स होता क्या है ये हम समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत ही हम लूसिड मैनर के अंदर आपको बताएंगे। थोड़ा सा क्या है, बहुत धीरे 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 स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और उसको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को बहुत इजी मैनर के अंदर आपको समझा देंगे। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि इथिक्स और मोरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इथिक्स एंड मोरल्स। ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन टर्म्स को हम थोड़ा समझ लें, बिकॉज जब तक टर्म समझ में नहीं आई जब तक आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं। राइट, इथिक्स एंड मोरल्स क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझ ले। ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा बक्सा है और उस बहुत बड़े बक्से के अंदर बहुत सारी वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे एम्पैथी एक वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होता है इनको पढ़ेंगे अपन डिटेल में। कंपैशन होता है, जैसे ऐसे याद करो, ट्रुथ जो है एक वैल्यू है। ठीक है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एक वैल्यू है, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, सेल्फलेसनेस एक वैल्यू है, नॉन वायलेंस एक वैल्यू है, नॉट स्टीलिंग एक वैल्यू। ये सारी वैल्यूज एक डब्बे के अंदर रखी हुई है। ठीक है, ऐसे समझो इथिक्स एंड मोरल्स में क्या डिफरेंस है ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं। राइट, अब इनमें से कुछ वैल्यूज को उठाकर सोसाइटी अपने पास ले लेती है। सोसाइटी कहती है कि ये सारी वैल्यूज को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ वैल्यू सिस्टम को सोसाइटी कहती है कि अगर हमको सोसाइटी के अंदर आपको रहना है, अगर सोसाइटी के अंदर अच्छा नागरिक बनकर रहना है तो आपको ये सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ये वाली सारी वैल्यूज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्की सोसाइटी, पेट्रियार्की आपने वैल्यू सिस्टम ले लिया। ठीक है ना।
इसी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि आप जैसे हर वैल्यू सिस्टम के अंदर जैसे ट्रुथ आपको बोलना चाहिए, ठीक है, ये कुछ वैल्यू सिस्टम हो गई जो कि सोसाइटी ने अपने पास ले ली। इस डब्बे में से कुछ वैल्यू सिस्टम उठाकर सोसाइटी ने कहा कि हम इसको क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले समझो सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी मतलब कि एक कलेक्टिव वर्ड है सोसाइटी। सोसाइटी इज ए कलेक्टिव वर्ड। कलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं, उसको सोसाइटी बोलते हैं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ रहेंगे तो उसको सोसाइटी अपन बोल रहे हैं। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन इंडिविजुअल्स को फॉलो करने पड़ेंगे सोसाइटी के मेंबर बनने के कारण, ठीक है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ वैल्यू सिस्टम होगी जो कि क्या है, ये लोग सारे के सारे फॉलो करेंगे तभी एक सोसाइटी के अंदर रह पाएंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू सिस्टम होती है, जो सोसाइटी कहती है अपने मेंबर्स को कि भाई तुम मेंबर्स इस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करो, उस वैल्यू सिस्टम को हम बोलते हैं इथिक्स। कलेक्टिव लेवल पर जब वैल्यू सिस्टम को फॉलो करा जाता है, एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अपने मेंबर से, इंडिविजुअल से, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इथिक्स, ठीक है। जैसे हमारा ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप जो है एक सोसाइटी, इसको मान लो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, इसमें विधि है, आमिर है, ठीक है, ईशा है, यहाँ पर ये क्या है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस सोसाइटी के कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, इस सोसाइटी के कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करने होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको पहली क्लास में बताया, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, 7 बजे आना है, ये जो होंगे दैट इज नोन एज एथिक्स। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, दिस इज नोन एज एथिक्स, जो कि सोसाइटी चाहती है कि उसके मेंबर्स को फॉलो करें, ठीक है। वही मोरल्स क्या होता है, मोरल्स इज फॉर द इंडिविजुअल। मोरल्स जो होगा वो इंडिविजुअल के लिए होगा। कि मान लो यहां पर अगर विधि जैसे है, विधि ऐसे बोले कि सर मैं तो रिवीजन नहीं करूंगी, तो ये उसका खुद का एक वैल्यू सिस्टम वो बना रही है, ठीक है। रिवीजन नहीं करूंगी, ये खुद का एक वैल्यू सिस्टम यहां पर बन रहा है, राइट। कि 7 बजे मैं तो लाइव क्लास नहीं ले पाती, मैं रिकॉर्डेड क्लास लूंगी, ये उसका एक वैल्यू सिस्टम बन रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर है। जब इंडिविजुअल लेवल पर हम जो सोचते हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है, दैट इज नोन एज मोरल्स, उसको अपन मोरल्स बोलते हैं। अभी हजारों एग्जांपल दूंगा जिससे पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर सबको क्लियर है। तो मोरल्स और इथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या हुआ है? इथिक्स इज दैट वैल्यू सिस्टम दैट इज अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी और दैट इज टू बी फॉलोड इन ए सोसाइटी। जबकि मोरल्स क्या होते हैं? वो सिस्टम जो कि हम सोचते हैं, इसमें से इस बंदे को उठा लो, इस बंदे को उठा लो, इसके जो मोरल्स है, इसके जो उसूल हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मोरल्स, उसको अपन मोरल्स बोले। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? आप बताएं क्लियर है कि नहीं है। थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा आपको क्लास में। विधि, दिस इज क्लियर? ईशा, विधि, आपको अपना है ना म्यूट ऑफ करके, म्यूट ऑन करके, मतलब यस सर। अनम्यूट करके अपने आप को फिर बताना होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबके लिए क्लियर है, राइट। तो अब हम इसको है ना, इसी चीज को हम थोड़ी से और अंडरस्टैंडिंग, देखिए इथिक्स का पेपर जो होगा उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे। एग्जांपल्स देकर ही आप समझ सकते हैं। तो अभी हम ये समझे हैं कि इथिक्स इज नथिंग बट द क्या है, एक वैल्यू सिस्टम है। कुछ वैल्यू सिस्टम सोसाइटी फॉलो करने को बोलती है और कुछ वैल्यू सिस्टम क्या होता है, इंडिविजुअल अपने लेवल के ऊपर फॉलो करता है, ठीक है। जैसे ऐसा बोलें कि भाई सोसाइटी ऐसे चाहती है कि आप ट्रुथ बोले, पर सोसाइटी का एक ये ट्रुथ बोले, ये क्या हो गया, ये इथिक्स हो गया। ये सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, मेंबर ऑफ सोसाइटी से, कि आप क्या करें, आप ट्रुथ बोले। बट इनमें से एक मेंबर जो है सोसाइटी का, वो कहता है कि नहीं भाई मैं ट्रुथ नहीं बोलूंगा, मैं तो झूठ बोलूंगा, ठीक है। ये उसने अपना मोरल सिस्टम बना रखा है, ये उसके मोरल हो गए। उसी सोसाइटी का मेंबर जो ट्रुथ नहीं बोल रहा है, उसका वो मोरल हो गया, राइट। सोसाइटी आपसे ऐसी बोल रही है कि देखो पैट्रियार्की फॉलो करो, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये सब चीजें आप समझेंगे, व्हाट इज पेट्रियार्की, व्हाट इज एम्पैथी, कंपैशन, ये सब चीजें आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करूंगा, ठीक है। सोसाइटी आपसे बोल रही है कि भाई देखो पैट्रियार्की फॉलो करो, पर आप इस सोसाइटी के अंदर से ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं नहीं नहीं भाई पैट्रियार्की फॉलो नहीं करनी चाहिए, पैट्रियार्की इज नॉट द गुड थिंग, ये आपके उसूल हो गए। तो कुछ तो सिस्टम सोसाइटी बनाने की कोशिश करेगी, कुछ सिस्टम इंडिविजुअल लेवल पर होंगे। तो इंडिविजुअल लेवल के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मोरल्स। और सोसाइटी के सिस्टम को क्या बोलेंगे, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये चीज जो सोसाइटी बताती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एथिक्स, उसको एथिक्स अपन कहेंगे। दोनों ही प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे, ये गाइड करेंगे आपको व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। ये एक
पहली सुपरफिशियल लेवल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग कराई, अभी धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। तो यहां पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में यह है कि भाई ये वाले कोड ऑफ एथिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सिविल सर्वेंट आप बन जाएंगे तो आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब सिविल सर्वेंट की कम्युनिटीज आपसे कुछ एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने की बात कर रही है। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इनका क्या है, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इनके मेंबर्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कि जैसे नमाज पढ़नी चाहिए, राइट, कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो अपना इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको करने होते हैं। जैसे इसी तरह से हिंदू कम्युनिटी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज हिंदू कम्युनिटी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज एथिक्स। जैसे कि हम बोले कि आर्मी के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं दैट इज नोन एज एथिक्स। अब आर्मी में ये है कि मान लीजिए आर्मी के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत ही हार्ड रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे 4 बजे उठना है। अब 4 बजे उठना एक आर्मी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, आप क्योंकि मेंबर हो उसके। बट आप अगर नहीं उठ रहे हैं, ठीक है, अगर आप नहीं उठ रहे, कह रहे हैं यार 4 बजे क्या उठना है, 5 बजे, ये सोचना आपका मोरल हो गया। तो हर सोसाइटी का, जैसे सिविल सर्वेंट का है कि भाई ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये सभी सिविल सर्वेंट को फॉलो करना चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कोड ऑफ एथिक्स है। बट आपको ऐसा लगता है नहीं यार ऑनेस्टी का क्या करना है, हमको तो पैसे कमाने चाहिए, मेटरलिस्टिक लाइफ है, ये मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है, हमको पैसे कमाने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोरल हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो जैसे हम अगर बात करें कि हमारी क्लास को अगर हम एक सोसाइटी की तरह ले लें भाई, तो सोसाइटी के तरह ले हैं, तो ये इसके अंदर देखो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपके इथिकल वैल्यू सिस्टम है जो आपको फॉलो करनी है, और इसको करनी ही है, आपको इथिकल वैल्यू सिस्टम फॉलो करनी है। बी पंचुअल, ठीक है, बी एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉट पैसिव पार्टिसिपेशन। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो। ये क्लास बड़ी ही डेमोक्रेटिक क्लास रहेगी, हमारी हमारी सोसाइटी बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है अभी ये क्लास वाली। इसके अंदर एक छोटा सा भी डाउट होगा तो आपको पूछना पड़ेगा, तभी जाकर इंटरेक्शन हो पाएगा, तभी जाकर इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, तभी जाकर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। होमवर्क इज मस्ट, ठीक है, ट्राई टू इनकलकेट सम एथिक्स इन योर बिहेवियर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इस क्लास को लेने से पहले आप कुछ और होंगे, बिलीव मी और नॉट, इस क्लास के बाद आप कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। ये ये फॉर श्योर है, बिकॉज हर स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है कि सर इथिक्स के अंदर जब हमने इतने सारे फिलोसफर्स पढ़े, इतने सारे थॉट्स पढ़े, तो हमारे थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया पूरा। यही इस क्लास का मेन मकसद है कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें मैंने इसके अंदर अभी बताई कि क्या क्या चीजें जो होती हैं इथिक्स और मोरल्स के बीच में क्या होते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा और इसके अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो, तो इथिक्स को अगर हम समझे तो इथिक्स की डेफिनेशन अगर हम अब पढ़ें, ठीक है, इथिक्स का मतलब क्या होता है, इथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पर देखो टर्म इथिक्स इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकोस। एथिकोस वर्ड से डराया हुआ है, विच मीन्स कस्टम, हैबिट्स, करेक्टर्स और डिस्पोजिशन। कुछ कस्टम्स आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी कुछ कस्टम्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी एक तरह से हैबिट बन गई है, करेक्टर, डिस्पोजिशन, ये इस टर्म का मतलब होता है। एथिक्स की डेफिनेशन में आपको ये सब चीज नहीं लिखनी है, बस आप समझने के लिए समझो। ये जो होता है सोसाइटी, सोसाइटी अपने इंडिविजुअल्स को ये बता रही है कि भाई क्या क्या सही, अब ये इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सोसाइटी इथिक्स के थ्रू अपने इंडिविजुअल को बता रही है कि क्या तुम्हें करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स बता रही है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, दैट ए ह्यूमन बीइंग इज आउट टू डू। ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे आप सिविल सर्वेंट बन गए, अब आपको पता नहीं सब करना क्या है, क्या आपके बिहेवियर में किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, तो वो आपको सिखाएंगे ट्रेनिंग के अंदर कि इस तरह का बिहेवियर आपका होना चाहिए। तो वो जो इस तरह का बिहेवियर है वो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है एक सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि एक सिविल सर्वेंट वाली सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको क्लियर हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, तो वो आपके मोरल्स हो जाएंगे, वो आपके उसूल हो जाएंगे। जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वैल्यू सिस्टम की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल्स। और जब हम सोसाइटल लेवल पर बोलते हैं दैट इज नोन एज इथिक्स, वो इथिक्स होता है, राइट। चलो, तो इथिक्स इज ए सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल दैट हेल्प्स अस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग,
गुड एंड बैड, फेयर एंड अनफेयर, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसके बारे में ही हम इसके अंदर बताते हैं। ये भी आपको डेफिनेशन एक बहुत ही सुपरफिशियल सी डेफिनेशन है, आपको अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये चीजें मैं पढ़कर बताऊं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं एथिक्स मोरल्स जो होते हैं एक तरह से गाइडिंग लाइट है कि क्या ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इस सब के बारे में बताते हैं, राइट। जैसे अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेकर हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। बट बिफोर दैट कि एक सोसाइटी के अंदर इथिक्स का रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट व्हाई इथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर इथिक्स क्यों होना चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होने चाहिए। एनीबडी इन द क्लास कैन लेट मी नो। देखो डिस्कशन आप करें, ठीक है, फ्रीली डिस्कशन करें, फ्री माइंड से बैठे, यहां पर सब सीखने के लिए आए, मैं भी आप लोगों से सीखूंगा, आप भी मेरे से सीखोगे, तो ऐसे डरे नहीं कि सर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो भी दिमाग के अंदर आता है ना, ये क्लास बड़ी डेमोक्रेटिक सेंस में भी है, क्योंकि दिमाग के अंदर जो भी आ रहा है वो आप अपने बताएं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ेगी। तो एनीबडी इन द क्लास कैन लेट मी नो व्हाई इथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर इथिक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ गए, इथिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है, यस। अभी तक हो सकता है आप क्लास में कभी बोले नहीं हो, आज की इस क्लास में स्टार्ट करें, यस। ईशा विल स्पीक अबाउट दिस, व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। ईशा। सत्ता की राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस पता चले। ओके, जिससे कि सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल को ये पता चले कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ठीक है। अच्छा, और कुछ बताना चाहते हो ईशा इसके बारे में आप? अभी तो इतना ही। ओके, थैंक यू। विधि, यू वांट टू आस्क से समथिंग अबाउट दिस, व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी? यस प्लीज। Yes, I think sir for regulation and coordination between the members of the society. वेरी गुड, यस, दिस इज वेरी गुड थिंग, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखिए मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसके अंदर 3 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 3 इंडिविजुअल है ABC। अब भाई इन इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता कि हमें इस सोसाइटी के अंदर करना क्या है, ठीक है। इसका अलग डिफरेंट थॉट चल रहा है, इसका अलग आइडियोलॉजी चल रहा है, इसका अलग ही रिलीजन है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, इसके अलग कस्टम रिलीजन ट्रेडिशन थॉट्स आइडियोलॉजीज अलग है। इस पर्सन के अलग थॉट कस्टम्स आइडियोलॉजी ये सब चीजें हैं, इस पर्सन के कुछ अलग अलग है, ठीक है, ये कुछ और तरह का थॉट प्रोसेस रखता है, ये आइडियोलॉजी रखता है। अब दिक्कत ये है कि सोसाइटी में इन तीनों को साथ में रहना है। अब तीनों को साथ में रहना है तो हो सकता है इसके जो थॉट प्रोसेस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो इसके थॉट प्रोसेस से, और ये आपस के अंदर लड़ाई कर लें कि भाई ये बोले नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, है ना, ये बोले नहीं नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये बोले कि भाई नहीं नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये बोले ये ऐसी होनी चाहिए, और ये आपस के अंदर एक सोसाइटी के अंदर नहीं रह पाएंगे इंडिविजुअल्स, क्योंकि इनके इंडिविजुअल थॉट है, इनके इंडिविजुअल कस्टम है, ट्रेडिशन है। ये कहेंगे हमारे ट्रेडिशन फॉलो, ये कहेंगे कि भाई मेरे ट्रेडिशन फॉलो करो, ये बोलेगा मेरे ट्रेडिशन फॉलो करो। ये बोलेगा कि भाई झूठ बोलना पाप है, ये बोलेगा नहीं नहीं झूठ बोल सकते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस में हम झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। ये बोलेगा कि हमको रिलीजन को ऐसे फॉलो करना चाहिए, मेरे रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, ये बोलेगा मेरे रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो आपस के अंदर देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी अ फ्रिक्शन इन द सोसाइटी, ठीक है, डिसहार्मनी क्रिएट होगी सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर हार्मोनस सोसाइटी बनाने के लिए, सोसाइटी के अंदर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, सोसाइटी के अंदर की आपस में लोग लड़े नहीं, राइट, आपस के अंदर ये एक तरह से कोई कंसेंसस पे आ जाए, ये आपस के अंदर क्या करें, आपस के अंदर एक कोई एक एक सेम स्टेटस पे आ जाए, मतलब कि एक चीज पे आ जाए, एक इनके बीच में एक तरह से समन्वय स्थापित हो जाए, कंसेशन कंसेंसस स्टार्ट हो जाए, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाए कि भाई हमें इस सोसाइटी में रहना है तो हमें ये रूल्स रहना रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे हम सोचते कुछ हो, चाहे हमारी आइडियोलॉजी कुछ हो, पर हमको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, हमको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, ये भी सोचेगा, ये भी सोचेगा हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक तरह से कंसेंसस कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो गया इन इंडिविजुअल के अंदर, जिनकी अलग अलग धाराएं चल रही थी, ये अलग सोच रहा था, ये अलग सोच रहा था, ये अलग सोच रहा था, अब ये सब मिलकर इस सोसाइटी के अंदर अगर जीवन व्याप्त करना है तो हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जैसे वंस यू बिकम ए सिविल सर्वेंट तो आप सोचते कुछ और हो, ठीक है, आपका फ्रेंड भी सिविल सर्वेंट बना है, मान लो 10-15 लोग सिविल सर्वेंट के ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है, ये लोग क्या सोचते हैं इट डजेंट मैटर, आपको किस तरह से रहना है सोसाइटी के अंदर वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाएंगे। तो आपको
अगर मान लो इन 3 लोगों को कह दिया जाए कि भाई अब आप अपने सोसाइटी के रूल्स अपने हिसाब से फॉलो करो, तो देयर विल बी डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, देयर विल बी फ्रिक्शन इन द सोसाइटी. सो टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी, कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हमको इथिकल सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा. इथिक्स होने पड़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जैसे अभी मैं अगर आप लोगों से बोल दूं, अभी तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, इनसे बोल दूं कि बताओ क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, तो सब आपस में लड़ लेंगे, सर 6 PM होना चाहिए, 6 बजे मैं उठ जाता हूँ. कोई बोलेगा सर मैं तो उठता ही नहीं. कोई बोलेगा सर मेरे को तो बहुत रात में क्लास लेनी होती है, 9-10 बजे क्लास लेनी होती है, ठीक है 8 बजे तक मेरा ऑफिस होता है. तो कोई रूल्स बन नहीं पाएगा. तो एक मैं कहूंगा कि भाई मैं आपके लिए एक रूल बनाता हूँ, ये इथिक्स है क्लास का, कि 7 बजे सबको आ जाना. तो देन देयर विल बी कंसेंसस, आप सबके बीच में कंसेंसस है. दैट्स व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. तो यहां पर ये समझो, एवरी सोसाइटी हैज ट्राइड टू कोडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ गुड और एक्सेप्टेबल कंडक्ट्स मेनी टाइम्स इन द पास्ट. हर सोसाइटी के अंदर, अगर पास्ट की सोसाइटी के अंदर देखोगे आप, तो कुछ रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स और ये सब चीजें होती थी. ठीक है, क्या सही है क्या नहीं. तो सोसाइटी रिक्वायर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सोशल स्ट्राइव. सोशल स्ट्राइव आपस के अंदर ना लड़े, इसके लिए कोड ऑफ इथिक्स होना चाहिए. एंड आल्सो प्रोवाइड ए बेसिस फॉर सेटलिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज. जो कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हैं उनके बीच में क्या है, एक तरह से कंसेंसस बिल्ड हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो, इसलिए एथिकल सिस्टम होता है. ठीक है, सोसाइटी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती. अब हमने एक अच्छी डेफिनेशन इसकी बना ली कि व्हाट इज एथिक्स. तो एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, दैट इज सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मेंबर्स. ठीक है, जिससे कि मेंबर्स को फॉलो करें और उनके बीच में लड़ाइयां ना हो. ठीक है, वो एक तरह से अपने बीच में कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज को हटाकर एक कंसेंसस बिल्डिंग के ऊपर आए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा इथिक्स क्या होता है एक्चुअल में, आपको समझ में आएगा. देखिए, ये आप सबने महाभारत देखी होगी. ठीक है, महाभारत में एक करेक्टर था, है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देंगे हम आपको. आज 2-3 क्लास आपको लगेगी समझने के अंदर कि क्लास कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से अपन पढ़ा सकते हैं. इसमें एक करेक्टर थे विदुर, है ना, है ना. तो विदुर किस लिए फेमस थे? विदुर इसलिए फेमस थे कि सोसाइटी में क्या कंडक्ट करना चाहिए. ठीक है, क्या कंडक्ट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर. फिर जो धृतराष्ट्र थे वो विदुर से हमें पूछा पूछा करते थे कि विदुर, नीति इस पर क्या बोलती है. नीति इज नथिंग, नीति जो होती है वो नथिंग, बट नीति इज व्हाट, नीति इज द इथिक्स. कि ये चीज पे सोसाइटी क्या बोलती है. यहाँ पे विदुर अपने बारे में बात नहीं करते थे कि ये क्या सोचते हैं. ये हमेशा जब भी धृतराष्ट्र को बोलते थे तो ये बोलते थे साहब नीति इस तरह से बोलती है. तो वो नीति क्या है? वो नीति है इथिक्स. कि सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रेजेंट सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इस तरह से बोलते हैं. ये नहीं बोलता था, ये मोरल्स नहीं बताता इनको धृतराष्ट्र को कि मैं क्या सोचता हूं. नहीं, ये इसके के पास क्या था, इसके पास ये ज्ञान था, इस पर्सन के पास ये ज्ञान था कि सोसाइटी के अंदर क्या इथिक्स है. इसने रटा हुआ था वो सब कुछ कि सोसाइटी के अंदर क्या इथिक्स है. अपनी बात नहीं कर रहा है कि सब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं तो ऐसा सोचता हूं. नहीं, समाज ऐसा सोचता है, उस वक्त का समाज क्या सोचता है. तो ये पूछते रहते थे कि विदुर इसमें नीति क्या बोलती है. तो नीति के अंदर ये बोलते थे कि भाई नीति इस तरह से बोलती है इसके अंदर, राइट. इथिक्स मतलब सोसाइटी इस तरह से समझती है, आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब तो सबको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स क्या होता है. ठीक है, अब इथिक्स जो होते हैं ना, वो स्टैटिक होते हैं कि डायनामिक होते हैं. इथिक्स स्टैटिक होते हैं कि डायनामिक होते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन. इसको हम थोड़ा समझेंगे. देखो, आप ये समझो, इथिक्स जो होंगे, अगर 100 साल पहले की सोसाइटी हम देखें, 100 साल 150 साल पहले की सोसाइटी देखें, तो उसके इथिक्स कुछ और होंगे. ठीक है, और आज की सोसाइटी देखें, प्रेजेंट सोसाइटी देखें, ठीक है, सोशल मीडिया वाली सोसाइटी, तो इसके इथिक्स कुछ और है. तो ये बात तो सही है कि इथिक्स चेंज होते रहते हैं विद टाइम. इथिक्स चेंजेस. ठीक है, एथिकल वैल्यू सिस्टम जो होती है वो चेंज होती रहती है विद टाइम. और हम टाइम को अगर कांस्टेंट भी मान ले, टाइम को कांस्टेंट मान ले, आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो इथिक्स अलग अलग जगहों पे, प्लेस के हिसाब से एथिकल वैल्यू सिस्टम जो है वो अलग अलग है. ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर एथिकल वैल्यू सिस्टम अलग है आज की डेट में ही. ठीक है, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है. और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एथिकल वैल्यू सिस्टम अलग है, अमेरिका के अंदर एथिकल वैल्यू सिस्टम अलग है. तो एथिकल वैल्यू सिस्टम इज डायनेमिक, मतलब चेंज होती रहती है. वो समय के साथ भी चेंज होती है और प्लेस के साथ भी चेंज होती है. अगर समय को कांस्टेंट कर दें हम, तो वो प्लेसेस के साथ साथ चेंज होती रहेगी.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं उसके अंदर, तो बुर्का जो है वो फ्रांस के अंदर बैन है। तो फ्रांस का एथिक्स क्या बोलता है, एथिकल सिस्टम क्या बोलता है कि बुर्का नहीं पहनना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी का। जबकि भारत के अंदर बुर्का सिस्टम इज अलाउड। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बहुत ही रिजिडली फॉलो कर रखा है, राइट। तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया का रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। आज ही की तारीख के अंदर धरती के अंदर बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग हैं। आज की तारीख नहीं देखना चाहते हो, एक ही प्लेस देखना चाहते हो, जैसे भारत देखो, तो भारत के अंदर हम कहते हैं कि अगर 150 साल पहले चल जाए तो कुछ और ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। 150 साल पहले सती सिस्टम जो था उसको क्या बोलते थे सोसाइटी के अंदर, वैलिड था वो। सोसाइटी के अंदर उसको एक एथिकल वैल्यू सिस्टम मानते थे। सती सिस्टम को सोचकर देखो, एथिकल वैल्यू सिस्टम मानते थे। 100 साल पहले विमेन एजुकेशन वाज, द सोसाइटी वाज वेरी मच अगेंस्ट द विमेन एजुकेशन। 100 साल पहले ऐसे हुआ करता था, एनसीईआरटी में एक बार मैं पढ़ा रहा था, है ना। तो उसके अंदर ये था कि अगर मान लीजिए कोई लड़की पढ़ लेती है, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, अगर कोई पढ़ लेती है तो वो उसका पति जो होगा वो मर जाएगा। यहां पर लड़की पढ़ी, उधर पति का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो इतना रिजिड सिस्टम था विमेन एजुकेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। वो तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी बच्चों, ठीक है, कि ऑलमोस्ट आपका, आप देखेंगे कि आपका जीएस पेपर का बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। मैं बार बार भी इसको बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ज्यादा से अच्छे अंडरस्टैंड होगा कि क्या इसके अंदर है, ठीक है। जब आप क्लास छोड़कर जाओगे यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर 45 to 50 क्लासेस जब आप अटेंड कर लोगे, तब आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होगा जीएस के अंदर कवर हो जाएगा। वो आप अपने हिसाब से समझना कि कौन सा पोर्शन आपका कवर हुआ है, क्या क्या चीजें कवर हो गई, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, इथिक्स जो होते हैं ना, दैट आर वेरी मच डायनेमिक इन इट्स नेचर। डायनेमिक है भाई वो। डायनेमिक क्यों है सर? डायनेमिक इसलिए है क्योंकि स्पेस और टाइम के हिसाब से इथिक्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं इथिक्स जो है इस तरह की सिस्टम है जो कि चेंज होता है, डायनेमिक है। और स्टैटिक पोर्शन भी है इथिक्स के अंदर। इथिक्स देखो, इथिक्स के अंदर कुछ स्टैटिक चीजें भी हैं और कुछ डायनेमिक चीजें। डायनेमिक तो मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक मतलब कुछ यूनिवर्सल सिस्टम होता है इस वर्ल्ड के अंदर, है ना, यूनिवर्सल सिस्टम होता है। वो तो आपको क्या करना होता है, फॉलो ही आपको हर रिलीजन, हर कस्टम वो आपको बोलेगा। जैसे ट्रुथ स्पीकिंग, ट्रुथ बोलना चाहिए हमको, तो ये हर रिलीजन, हर कस्टम, हर सोसाइटी आपसे बोलेगी। ये हर सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको ट्रुथ बोलना ही बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई कुछ चीजें इसके अंदर यूनिवर्सल होती है, कुछ इसके अंदर डायनेमिक होती है। ये चीज अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मैंने बस आपको एक तरह से इस तरह से बताया गया है कि कभी आपसे कोई इस एथिक्स को थोड़ा सा और आप इसके अंदर क्या डायनेमिसिटी होती है, एथिक्स के अंदर क्या स्टैटिक चीज होती है, वो सब चीजें अपन डिटेल के अंदर आगे चलकर पढ़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हम ये समझ गए। और अच्छी डेफिनेशन बनाते हैं एथिक्स आर, अब देखो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है। वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी एथिक्स की, ठीक, बट वो इसलिए बताई थी जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम में तो आपको 150 से 200 वर्ड्स ही लिखने होते हैं, तो उसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखो, एथिक्स आर वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन आउट टू डू यूजुअली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, ऑब्लिगेशन, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रहकर क्या सही है, क्या गलत है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एथिक्स। यहां पर सोसाइटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एथिक्स टेंड टू बी कोडिफाइड इनटू फॉर्मल सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर एक्सप्लिसिटली अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ ए सोसाइटी। एक सोसाइटी के पीपल जो होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको एथिक्स अपन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो एक आपसे एग्जांपल पूछता हूं मैं, ठीक है, मान लो आपका एथिक्स जो है, सोसाइटी का एथिक्स कुछ और है, सोसाइटी कुछ और से मांग रही है और आप कुछ और बिहेव कर रहे हैं। तो जब भी एथिक्स वर्सेस बिहेवियर होगा तो क्या होगा, क्या चीज होगी बताओ। कि मान लो सोसाइटी कह रही है कि भाई ऐसा काम करा करो, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? एनीबॉडी इन द क्लास सोच कर देखो। सिस्टम के अंदर मान लो एथिक्स वर्सेस बिहेवियर आ जाए तो क्या होगा सिस्टम में? जैसे आपको सोसाइटी कह रही है कि आपको, मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में सोसाइटी कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गंदी बात है, दैट इज नॉट एथिकल। आप मान लीजिए लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं,
तो फिर क्या होगा इसके अंदर, जब भी इथिक्स अलग चीज होंगी और आपकी बिहेवियर अलग हो रहा है, इथिक्स के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर नहीं हो रहा है, आप उसके अपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सोशल बायकॉट, एक सोशल बायकॉट आपका होगा। ठीक है, जैसे दिस इज सोशल आइसोलेशन आपके पास होगा, कि आपको सोसाइटी कहेगी भाई ये अच्छा आदमी नहीं, इसको सोसाइटी से अलग रखो। सोशली आपको क्रिटिसिज्म होगा जब भी आप इथिक्स वर्सेस बिहेवियर, की इथिक्स कुछ और चल रहा है सोसाइटी का, आप बिहेव कुछ और तरीके से कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन इस तरह से आपके अंदर होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। एथिक्स के अंदर आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर अंडरस्टैंड कर ली। अब बारी आती है हमारी मोरल्स की। व्हाट इज मोरल्स? मोरल्स तो आपको आपके असूल, जो आपके उसूल होते हैं, दैट इज मोरल्स। जो इंडिविजुअल लेवल पर कोई इंसान समझता है, इंडिविजुअल लेवल पर कोई इंसान समझ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज जो वैल्यू सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल्स। उसको मोरल्स अपन बोलेंगे। मोरल्स आर दोज वैल्यू दैट आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल। अपन ने पहली स्लाइड में देखा था, कुछ वैल्यू सिस्टम इंडिविजुअल हेल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं। जैसे मान लो कि मोरल्स की है कि आपने, आपके कुछ सिस्टम होगा हर एक के, जैसे विधि, ईशा, अमीर, इन सब के कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, मेरा भी कुछ सिस्टम होगा, वो मेरे उसूल हैं, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल। जैसे समाज आपसे कहता है कि बी पंचुअल, ठीक है, पंचुअल रहना चाहिए हमें हर चीज के अंदर, ठीक है, बट आप हैं लेट लतीफ, तो वो आपके मोरल्स हो गए, वो वैल्यू सिस्टम जो आपने अडॉप्ट करी है, वो हैबिट जो आपने डेवलप कर रखा है अपने अंदर, दैट इज नोन एज मोरल्स। तो मोरल्स आर व्हाट, मोरल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मोरल्स की डेफिनेशन मतलब, मोरल्स आर द वैल्यू दैट आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा हेल्ड की जाती है। इंडिविजुअल अपने हिसाब से राइट और रॉन्ग समझता है, ठीक है। सोसाइटी कहती है भाई मंदिर जाओ, घर वाले भी बोलते हैं मंदिर जाओ, आप कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, मंदिर में क्या रखा है, मंदिर तो आडंबर है ना। तो ये आपके मोरल्स हो गए। आप सेल्फलेसनेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके मोरल्स हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है इथिक्स जो सोसाइटी कह रही है वही आपके मोरल्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एथिक्स जो है सोसाइटी के अंदर, जो एथिक्स हैं, ठीक है, वो आपके मोरल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो मोरल्स क्या है? मोरल्स आर द वैल्यू हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल हेल्ड करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, मोरल्स। मोरल्स आर बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप एज टू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये मोरल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या, जो कि आप अपने लिए खुद फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप कहें सोसाइटी की भाड़ में, हम अपना ये वैल्यू सिस्टम हम ये अडॉप्ट करेंगे, दिस इज व्हाट, ये हमारा उसूल रहेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल। एक पर्सनल चॉइस हो गई मोरल, एक आपका पर्सनल कंपास हो गया, जो आपको गाइड कर रहा है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो आपकी एक चॉइस हो गई कि भाई हाँ, आप कह रहे हैं कि सोसाइटी तो कहती है कि भाई ऐसे रहो, हम सोसाइटी की बात नहीं मान रहे, हम तो कुछ इस तरह से अपने उसूल हैं, या फिर सोसाइटी इस तरह से कहती है और हमारे उसूल भी इस तरह से हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब इथिक्स और मोरल सेम होंगे, जब इथिक्स और मोरल्स अलग होंगे, उसके एग्जांपल्स आपको देंगे, पर पहले मोरल्स की वैल्यू समझो, मोरल्स की डेफिनेशन समझो। मतलब दोज वैल्यू सिस्टम दैट आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा रखे गए हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल्स। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, ये चीजें जब आप समझ रहे हो तो दैट इज नोन एज मोरल। तो मोरल कौन कहते हैं? पर्सनल कंपास, पर्सनल चॉइस। जैसे आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी, राइट, है ना, तो उसके अंदर इसके पास एक कंपास होता है जैक स्पैरो के पास, ठीक है, अगर आपने देखी है तो। मैंने, मेरी काफी फेवरेट मूवी है इसलिए मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, ठीक है। ये कंपास जो होता है ना, खराब सा कंपास होता है, कंपास जो है वो खराब है। कोई दूसरा इसको देखेगा ना तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे चलता है, क्या करता है ना, खराब सा कंपास उसके पास पड़ा होता है। पर जब जैक स्पैरो उसको देखता है, तो जैक स्पैरो उसको देखता है तो ये बिल्कुल उसको सही डायरेक्शन दिखाता है, इसको पता है कि उसके अंदर क्या खराबी है, तो वो खराबी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। तो ये इसका एक पर्सनल चीज हो गया, पर्सनल कंपास हो गया, जो कि इसको डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह से कंपास की तरह जगह आप वैल्यू सिस्टम रखो। कुछ वैल्यू सिस्टम वो होती है जो कि आपकी क्या होती है, आप आपको बताती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलकर अपन एग्जांपल समझेंगे। पर्सनल कंपास, पर्सनल चॉइस, मोरल्स आर जनरली एन इंडिविजुअल चॉइस, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। मोरल्स आर सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर। सब्जेक्टिव, अब देखो ये दो वर्ड समझ लो पहले। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो हमारा पेपर होता है यूपीएससी का,
यूपीएससी का ऐसे बोलते हैं प्रीलिम्स का पेपर जो होता है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। बोलते हैं ना आपसे कि भाई प्रीलिम्स का कैसा पेपर है, आप कहते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है। जबकि मेंस का पेपर कैसा है, मेंस का पेपर आप कहते हैं दे आर दैट इज सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव है ना, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इसमें से ही आपको चॉइस चूज करना है। इसके अंदर आप अपना कोई ऑप्शन नहीं बना सकते कि ई ऑप्शन ये भी हो सकता है। आपका बड़ा ही ऑब्जेक्टिव लिया तो ए चूज करो, बी करो, सी करो या डी करो। पर मेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के अंदर जो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप लिख रहे हैं। आप एक सब्जेक्ट है, आपके हिसाब से आप उसको लिखे जा रहे हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं, दिस इज टू ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एक तो आपकी जो इच्छा है वो आप लिखे जा रहे हैं। मेंस के अंदर आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप इन 4 चीजों में से एक चीज लिखो, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। 4 चीजों में से एक चीज बोलो, वो प्रीलिम्स का, दैट्स व्हाई प्रीलिम्स पेपर इज ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से अगर हम देखें इथिक्स को, तो इथिक्स के अंदर क्या है, इथिक्स के अंदर एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी है कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स को, ए बी सी डी जो भी सारे मेंबर्स हैं सोसाइटी के मेंबर्स, उनको ये सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, ये लिखा हुआ सिस्टम है। सिविल सर्वेंट की सोसाइटी है तो सिविल सर्वेंट वालों को ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई हिंदू सोसाइटी है तो उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई मान लीजिए कोई प्रोफेशनल ग्रुप है तो उसको ये ऑब्जेक्टिव फॉलो करना पड़ेगा सबको। जबकि मोरल्स के अंदर देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी, मोरल्स के अंदर तो सब्जेक्टिविटी है। जो आप सोचते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर सोचा जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल्स। मोरल्स आर पर्सनल चॉइस, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हो सकता है विधि कुछ और सोचे, ईशा कुछ और सोचे, आमिर कुछ और सोचे, निशांत कुछ और सोचे, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मोरल्स क्या है, ठीक है। तो मोरल्स आर वैल्यू सिस्टम दैट प्रोवाइडेड रूल बाय विच वी मेक डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। For individual, morality refer to a set of principles, personal standard that make up the individual character. इससे हमारा कैरेक्टर बन रहा है, हमारा कोई बेसिक नेचर है। हर पर्सन का एक बेसिक नेचर होता है, राइट। वो उसके क्या है, वो उसके मोरल्स हैं। समझ आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कि हमारी फीलिंग्स के ऊपर, हमारी वैल्यू के ऊपर, हमारी ओपिनियन के ऊपर, जो कि बेस होके हमारा जो वैल्यू सिस्टम बना, आज हम जो है हमारे कस्टम, रिलीजन, बहुत सारी चीजों से हमने इंटरेक्ट करा है। और इन सब के इंटरेक्शन से हमारा एक बेसिक सिस्टम बन गया। मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, और सबका अलग होगा। आपके भाई बहनों का अलग होगा, आपके फ्रेंड्स का अलग होगा। वो क्या है, उनके मोरल्स हैं। जबकि जो सोसाइटी आपको कहती है भाई साहब ये करो ये मत करो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एथिक्स। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन वंस पर्सनल, पर्सनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मोरल्स, ठीक है। फीलिंग्स, वैल्यू एंड ओपिनियन, दैट इज नोन एज मोरल्स। अब जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल लेकर समझते हैं इसका। अब देखो दुर्योधन और कर्ण, ठीक है, ये आपने कैरेक्टर देखे होंगे महाभारत के अंदर, ठीक है। जिसने महाभारत नहीं देखी होगी तो भी इन कैरेक्टर के बारे में तो सुना होगा। अब कर्ण जो था ना, उसको पता था कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म और व्हाट इज एथिक्स। सोसाइटी क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है, कहां पर धर्म है, कहां पर सत्य है, कहां पर राइट चीज क्या है, ये इसको सब पता था कर्ण को, है ना। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता था दुर्योधन गलत है। बट उसके उसूल ये कहते थे कि भाई सोसाइटी, धर्म, इथिक्स सबको साइड में हटाओ। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लाइफ। इस लाइफ के अंदर जो होगी फ्रेंडशिप, सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होती है फ्रेंडशिप। तो उसने कहा कि भाई देखो इथिक्स तो गया भाड़ में, मैं तो फ्रेंडशिप निभाऊंगा, चाहे इसके अंदर धर्म फॉलो हो चाहे ना हो। ये इस कर्ण के क्या है, मोरल्स है। कर्ण को सोसाइटी बोलती है, कृष्ण भी समझाते हैं कि सोसाइटी आपसे ये डिमांड कर रही है। धर्म के प्रचारक हो अगर आप, धर्म क्या एथिक्स ही है, अभी आगे चलकर बताएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये फॉलो करना चाहिए। कर्ण बोलता है नहीं साहब ये सब मेरे को भी पता है, बट मेरे लिए मोरल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मेरे लिए उसूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे उसूल कहता है कि फ्रेंडशिप इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मोरल्स के बारे में, इसी तरह से एक और कैरेक्टर थे महाभारत के अंदर, ठीक है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्या थे, युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था, धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर। क्योंकि ये क्या करते थे, ये एथिक्स के हिसाब से चलते थे। सोसाइटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये पूरा अच्छे से फॉलो करते थे। जो सोसाइटी बोलती थी एथिकल, इसलिए ये बहुत सबके प्रिय थे युधिष्ठिर, कि भाई जो सोसाइटी बोल रही है
अक्षरक्ष वो उसको पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था, धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म का राजा है ये। धर्म मतलब इथिक्स, इथिक्स को ये फॉलो कर रहा है, सोसाइटी इसको बोल रही है भाई ऐसे करो तो ये करता है, ये सबका पूरी सोसाइटी का ही बहुत प्रिय है। तो इसके जो मोरल्स थे, ठीक है, जैसे देखो इनके जो मोरल्स थे, धर्मराज युधिष्ठिर के मोरल्स जो थे वो ही सोसाइटी के एथिक्स थे। तो इन्होंने जो सोसाइटी के एथिक्स को उसको ही अपने मोरल्स बना लिए, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको दूं इथिक्स वर्सेस मोरल का, कि सोसाइटी कुछ और बोल रही है और आदमी कुछ और फॉलो कर रहा है। इनका एग्जांपल है राजा राम मोहन रॉय। अब देखो क्लियर कि एक बार आपको एग्जांपल दिया था, कितना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गया। आपको आपसे बोलते इथिक्स वर्सेस मोरल, तो आप 150 वर्ड आराम से एग्जांपल, यही एग्जांपल्स आपको देने होंगे एग्जाम में। अब आंसर राइटिंग के अंदर यही बताएंगे कि इन चीजों को कैसे लिखनी है आपको। आप कोई भी स्टूडेंट जो भी कहीं से पढ़ाओ इथिक्स, आप उससे पूछना भाई इथिक्स और मोरल्स में क्या अंतर है, नहीं बता पाएगा इतना क्लियरली, जितना क्लियरली आपको पहली क्लास के अंदर अंडरस्टैंड, उसने पूरा कोर्स पढ़ रखा हो कहीं से भी, मैं गारंटी, मैं पूछा हुआ ना स्टूडेंट से, है ना। जैसे मैं मान लो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, किसी से बोला इथिक्स हो गया तुम्हारा, स्टूडेंट से हाँ, मतलब इथिक्स एंड मोरल्स में क्या अंतर है, कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, आंसर ही नहीं देख पा रहा। यूपीएससी आपसे क्लियर कट अंडर, अब इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल जैसे आपको अब ये पिक्चर से ही पता चल गया होगा। सोसाइटी, उस वक्त सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे, सती सिस्टम इज वेरी गुड, कि जो सती हो जाती है ना वो बहुत एथिकल औरत है। सती का मतलब क्या है, सती एक ऐसा सिस्टम था, अगर मान लो आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपका इस संसार के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर एक वीमेन की संसार के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको भी अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। अगर वो अपने पति के साथ मर जाती है तो मतलब उसने बहुत अच्छा एथिकल सिस्टम को फॉलो करा है। उसके घर वालों को सम्मानित किया जाता था कि भाई देखो कितनी अच्छी बेटी तुमने पैदा करी थी, पति के मरने के साथ साथ वो मर गई। अब ये सोसाइटी का एथिक्स चल रहा है सोसाइटी के अंदर, ये सिस्टम में। अब एक पर्सन आएंगे राजा राम मोहन राय, वो कहेंगे यार कि क्या पागलपन है, क्या वैश्यपन है, इनके मोरल कुछ और कह रहे हैं, सोसाइटी कुछ और बोल रही है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये तो एक तरह से मर्डर है, सती इज नथिंग बट मर्डर। और ये पूरा लड़ लेंगे, विलियम बेंटिक के पास जाएंगे, लॉ बनाएंगे कि सती के अगेंस्ट में कल्पेबल होमोसाइड उसको बोला जाएगा फिर सती को। तो ये जो पर्सन है उस जमाने में सोचो, उस जमाने में ये पर्सन जो है सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही नहीं मान रहा है, क्योंकि वो उसके हिसाब से गलत है, तो उसके मोरल्स कुछ और बोल रहे हैं और सोसाइटी कुछ और बोल रही है। ये जो सिस्टम है एथिक्स वर्सेस मोरल का, ठीक है, यहां पर राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल आपको देना होगा। आज के जमाने में ये नहीं है, पर पहले जमाने में कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आ रहा है। तो यहां पर राजा राम मोहन राय बोले कि भाई ये गलत है, और आप देखें राजा राम मोहन राय के जब भी इथिक्स, अब यहां पर राजा राम मोहन राय क्या है, इथिक्स वर्सेस बिहेवियर। ये बिहेव कुछ और कर रहे हैं, सोसाइटी इनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, ये तो कह रहे हैं सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट में चले जा रहे हैं। तो जब भी इथिक्स वर्सेस बिहेवियर होता है ना, तो यहां पर सोशल बायकॉट होता है, सोशल बायकॉट। इनका भी सोशल बायकॉट हुआ था, इवन इनके तो घर वालों ने इनको बायकॉट कर दिया था कि हम तेरे को घर से निकाल देंगे। इनकी माँ ने इनको निकाल दिया था कि अरे तू सती के खिलाफ है, सती सिस्टम के, तू तो पूरा हिंदू सिस्टम के खिलाफ है, तू तो बाहर निकल जा घर से। आज के जमाने हम देखेंगे यार ये कितनी खराब चीज थी सती, पर उस जमाने में ये क्या थी, ये एक रूल था, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो इसीलिए एथिक्स बड़ा ही डायनेमिक है ना। आज के जमाने में तो इसको नहीं फॉलो करते हम, पहले इसको फॉलो करते थे। राजा राम मोहन राय जब इसके खिलाफ है तो वो अपने मतलब मोरल्स उनके अलग थे और उनकी सोसाइटी वैल्यू सिस्टम जो है वो उस वक्त अलग था। तो मोरल्स वर्सेस बिहेवियर, यानी एथिक्स वर्सेस बिहेवियर या एथिक्स वर्सेस मोरल जब होगा तो सोसाइटी आपको धक्के मारेगी, सोसाइटी आपको बाहर निकाल देगी, सोसाइटी आपको बॉयकॉट करेगी, सोसाइटी आपको आइसोलेट करेगी। ठीक है, चलो। तो अब आपको मोरल्स और एथिक्स को आप अच्छे से समझ गए हैं, है ना। मोरल्स मतलब जो आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आप जो करते हो, ठीक है। एथिक्स मतलब जो सोसाइटी कर रही है, सोसाइटी आपसे बोल रही है। अब मैं अगेन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर दें प्लीज, ठीक है सभी बच्चे। आपके कुछ उसूल हैं और एक कुछ सोसाइटी आपको बोल रही है, क्या अगर मैं बोलूं कि मोरल्स और एथिक्स में क्या ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट क्या होना है, मतलब जो आप फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंट, या क्या ज्यादा स्टेबल है, आप
आप ज्यादातर क्या फॉलो करेंगे? कंसिस्टेंट और स्टेबिलिटी किसके अंदर है? तो बताओ, मोरल्स स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, या इथिक्स कंसिस्टेंट और स्टेबल है? एथिक्स कंसिस्टेंट और स्टेबल है। ओके, विधि क्या बोल रही है? विधि शायद मोरल्स बोली है, मोरल्स। देखो, अच्छा ईशा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इथिक्स इज मोर कंसिस्टेंट? सर क्योंकि इंडिविजुअल तो वेरी करते हैं ना, हर इंडिविजुअल के अलग अलग नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन, आप गलत समझ, आप अपने हिसाब से बोलो। जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, हाँ जी। ये क्या फॉलो करेगा? एथिक्स को फॉलो करना ज्यादा पसंद करेगा कि मोरल्स को ज्यादा फॉलो करना पसंद? मॉरल्स। मोरल्स को। तो इस इंडिविजुअल के लिए मोरल्स ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए, हाँ है ना? जी। इसके बिहेवियर के अंदर मोरल्स ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो हम इस सेंस में देखें तो मोरल्स आर मोर कंसिस्टेंट, मोरल्स जो होते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे, राइट। यहाँ पर देखो, मोरल्स आर रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, कंसिस्टेंट होते हैं और स्टेबल होते हैं, राइट। मोरल्स हाउएवर हैव मच ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर कौन देंगे? मोरल्स देंगे, ठीक है। अवर मोरल जजमेंट एक्सप्रेस अवर वैल्यू, जो आप सोचते हो वही आपके मोरल्स हैं। जैसे आप ऐसे बोले कि भाई आप, आपके मोरल्स अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ईशा किस तरह की लड़की है, ठीक है, आमिर किस तरह का लड़का है, हमको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए मोरल्स के अंदर इस तरह से। अगर, अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर मान लो मोरल्स आपके कुछ और है ना, और आप बिहेव कुछ और कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रेशर में कुछ और कर रहे हैं, तो क्या आएगा दिमाग के अंदर? क्या वर्ड आता है? मोरल्स वर्सेस बिहेवियर। और मान लो आपको, आपका मोरल्स तो कुछ और है और सोसाइटी आपको कह रही है कुछ और फॉलो करो, तो आप उसको सोसाइटी के प्रेशर में आके वो फॉलो करने लग गए, तो क्या होगा? आपके मंदिर, मन के अंदर क्या आएगा बताओ? आपके मन के अंदर ऐसा आएगा ना, गिल्ट की फीलिंग होगी कि यार हम सोचते तो कुछ और है पर हमको करना कुछ और पड़ रहा है, अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी। तो जब भी मोरल्स वर्सेस बिहेवियर होता है तो गिल्ट की फीलिंग आती है, दैट इज, गिल्ट विल बी देयर, राइट, कि हमको क्या है, हमको करना तो कुछ और था, बट आउट ऑफ प्रेशर ऑफ सोसाइटी हम इस तरह से कर, हमारे मोरल्स को हम फॉलो नहीं कर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से मैंने आपको मोरल्स और एथिक्स के बारे में बता दिया, व्हाट इज मोरल्स, व्हाट इज एथिक्स। अब यहां पर मैंने ये चीज आपको बता दी है, पर जो आपका, जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मोरल्स, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एथिक्स वर्सेस मोरल्स, ठीक है, तब आपको इस तरह से लिखना होगा। आगे, अब इस कंटेक्स्ट के आगे जब भी हम आगे यूज करेंगे इथिक्स वर्ड को या फिर मोरल वर्ड को, इसको, इस बैच के अंदर, तब इसको हम एक तरह से इक्वली मानेंगे ना, मतलब गुड वैल्यू सिस्टम, राइट वैल्यू सिस्टम, दैट इज नोन एज एथिकल मोरालिटी, यही मानेंगे। कभी आपके ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एथिक्स वर्सेस मोरल, तो आपको पता होना चाहिए एथिक्स और मोरल के बीच में सटल डिफरेंस क्या है। जनरली हम इसको सिनोनिम्स की तरह ही यूज करेंगे आगे चलकर, अब आगे जो होगा हम सिनोनिम्स की तरह यूज करेंगे। ये जो अभी तक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई थी, ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर बताई थी कि जिसके अंदर ये बोला जा सके कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरल, बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड द मोरल्स, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, यहां पर आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। अब देखो, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, राइट, जो क्वेश्चन पूछा, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आमिर ने। देखो, भारत के अंदर अगर हम बात करें इथिक्स की, तो भारत की इथिक्स क्या होंगे ये बताओ? भारत के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, इन सब के लोग रह रहे हैं। पर ये जो फॉलो करेंगे वो किस चीज को फॉलो करेंगे बताओ? मतलब इनके बीच में अगर इथिक्स सिस्टम कहीं खोजने की कोशिश करें, व्हाट इज एथिक्स इन इंडिया, तो आपको क्या चीज आप सोचेंगे इसके अंदर, एनीबॉडी इन द क्लास, जिसमें सब एक कंसेंसस बिल्ड हो जाए, सब एक ही तरह से रहने लग जाए? क्योंकि ये तो अलग सोचता है, ये मान लो अलग तरीके से सोच रहा है, ये अलग तरीके से सोच रहा है, ये अलग इंडिविजुअल लेवल पर सोच रहा है, पर रहना इनको सोसाइटी में। यस ईशा, कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमको क्या कर रही है, हमको एक जगह पर कंसेंसस बिल्ड कर रही है हमारा। चाहे से हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हमारा कोई भी थॉट, रिलीजन, कोई भी कुछ भी चीज चल रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमको एक इंडियन सोसाइटी में रहना है, तो इंडियन सोसाइटी के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर फॉलो करना है।
ठीक है। तो जब भी सोसाइटी अगर बात करे, कोई आपसे कहे कि इंडियन सोसाइटी के क्या एथिक्स है बताओ, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दो, ये साहब हमारा एथिक्स, हमारा कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी कस्टम ट्रेडिशन का लोग हो, ये हमको ये फॉलो करते हैं। ठीक है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबने क्या करा है, सबने एक्सेप्ट कर रखा है, इसीलिए सोसाइटी के अंदर हम रह पा रहे हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएगा, एक दायरा बना रखा है हमने रूल्स रेगुलेशंस का, कोड ऑफ कंडक्ट का। तो इथिक्स क्या, इंडियन सोसाइटी का इथिक्स क्या है? ठीक है, अगर हम देखें इंडियन का इथिक्स क्या है, इंडिया एज ए कंट्री इथिक्स क्या है, तो हम ये बोलेंगे इथिक्स ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं, राइट। और अगर हम बोलें कि भाई इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि क्या है, जो कि कंफ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम के बीच में कंसेंसस क्रिएट कर देता है, तो ये भी कोई गलत बात तो नहीं है, कंसेंसस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है विधि के द्वारा कि सर एक बात बताओ कि इथिक्स हमेशा सही होंगे क्या? अब आप देखिए, इथिक्स आपको एग्जांपल दिया, जैसे इथिक्स अगर हम देखें सती सिस्टम को, तो सती सिस्टम को उस टाइम के लोग जो थे वो सही मानते थे, पर आप देख रहे हैं कितना इनह्यूमन था। तो ऐसा नहीं है कि इथिक्स हमेशा राइट ही होगा, देयर कैन बी अ सिस्टम, इथिक्स के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू सिस्टम भी होना हो सकता है जो कि रॉन्ग हो, और उसके अंदर उसको सही करना होता है जब तब कोई राजा राम मोहन राय जैसा पैदा होता है, ठीक है, और वो फिर उसको रिफॉर्म करके फिर एक नया एथिकल सिस्टम बनाता है सोसाइटी के लिए। ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट में मैं आता हूँ, है ना, जस्ट गिव मी मिनट।
यस चलिए, अब थोड़े से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके द्वारा, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। जैसे विधि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोसाइटल एथिक्स एंड ए स्टेट देन विच विल प्रिवेल। ये क्वेश्चन तभी आते हैं दिमाग के अंदर जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया कि सर सोसाइटी, देयर इज समथिंग नोन एज सोसाइटी, देयर इज समथिंग नोन एज स्टेट, ठीक है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि एथिक्स इन द सोसाइटी का मतलब क्या है कि एक वैल्यू सिस्टम जो कि क्या है, जो कि आपको फॉलो करना है, ये सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट आपके लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी कैसे रहे उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट भी बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। पर जब भी स्टेट और सोसाइटी के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, मान लीजिए स्टेट और सोसाइटी के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, बिल्कुल क्लियर आपको इससे हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए कि स्टेट आपसे बोलती है कि डॉरी जो होता है ना, दैट शुड नॉट बी टेकन, डॉरी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस है भाई। अगर दहेज लिया है ना तो दहेज एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और दहेज लेना का मतलब क्या होता है? दहेज लेने का मतलब यह है कि आपने कोई भी मेटेरियलिस्टिक वस्तु ली है, जैसे कोई भी चीज अगर आपने ली है किसी में भी, ब्राइड या ग्रूम की फैमिली से कभी भी कुछ भी आया है, ठीक है, वो चीज जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट? डॉरी, वो डॉरी होता है। अब डॉरी क्रिमिनल ऑफेंस है, आप यहां पर देखो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, चाहे से आपने इच्छा से दी हो चाहे से बिना इच्छा के दी हो। पर आप यहां पर देखो कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी जगह पे डॉरी ली जाती है, ऑलमोस्ट सारे घर में। क्योंकि ये जो था, स्टेट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो एक सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करे, सोसाइटी ने कहा कि नहीं कर रहे हम एक्सेप्ट, सोसाइटी के मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको। तो डॉरी इज वेरी कॉमन। अगर आप देखेंगे हम सब एक क्रिमिनल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि डॉरी इज ए क्राइम, एक क्राइम है, 7 साल की सजा होती है उसके अंदर, ठीक है, अगर डॉरी लेते हुए पकड़े गए, पर सभी फॉलो कर रहे हैं उसको, क्योंकि सोसाइटी ने इस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो आप यहां पर देखेंगे सोसाइटी जब स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक्सेप्ट नहीं करती है तो स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह से पेपर लेजिस्लेशन बन गए, कागजी कानून बनकर रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? पर ये कंफ्लिक्ट है कि सोसाइटी कुछ और बोल रही है, स्टेट कुछ और बोल रही है, इन दोनों के बीच में फिर कंफ्लिक्ट होगा। जनरली ये होता है कि स्टेट को वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ठीक है, उसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बने जैसे सोसाइटी सोचती है, या फिर सोसाइटी के अंदर पहले रिफॉर्म करे, पहले सोसाइटी को रिफॉर्म करे, फुल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तब जाके स्टेट और सोसाइटी के बीच में एक तरह से कंसेंसस बिल्ड होता है, कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज तब नहीं रहती। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लीजिए स्टेट और सोसाइटी में कौन जीतेगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि स्टेट जीती है, कहीं कहीं सोसाइटी जीती। जैसे डॉरी वाले केस के अंदर एक तरह से सोसाइटी जीत गई, स्टेट तो बोल रहा है क्राइम है, हम तो फॉलो कर रहे हैं, पर उसको एक तरह सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, डॉरी को। अब हो सकता है कि उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, जब कभी बहुत सा अच्छा रिफॉर्म हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, हमारा मोरल वैल्यू सिस्टम अच्छा हो जाए, तो डॉरी का नामो निशान ना हो, फिर स्टेट को रूल्स भी बनाने की जरूरत नहीं। वहीं हम देखेंगे कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तो रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जार्स जो थे उनकी ऑटोक्रेसी के खिलाफ वो रिवॉल्यूशन हुआ। सोसाइटी ने कहा कि भाई हमको तो ये वैल्यू सिस्टम फॉलो करना है, तुम तो ये वैल्यू सिस्टम फॉलो करवा रहे हो, तो उसके अंदर सोसाइटी जीत गई। जैसे ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक वाले केस के अंदर सोसाइटी कुछ और बोल रही है, मुस्लिम सोसाइटी कह रही है नहीं हमको ट्रिपल तलाक का ये हमारे इसके अंदर कानून, पर स्टेट ने बोला कि दिस इज नॉट राइट, तो यहाँ पर स्टेट जीती। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन टू कंडीशन। कभी कभार क्या होता है स्टेट हार जाती है, कभी कभार सोसाइटी जीत जाती है, कभी कभार स्टेट हार गई सोसाइटी जीत गई, सोसाइटी जीत जाती है स्टेट हार जाती है। तो हम ऐसे आउटराइटली नहीं कह सकते कि स्टेट और सोसाइटी के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा। इज दिस क्लियर विधि? यस सर, सम इट मींस जो डोमिनेटिंग होगा वो प्रिवेल करेगा। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस, टाइम, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस किस तरह से है, वो प्रिवेल कर जाएगा। ओके सर। राइट, कभी कभार जैसे कि हम बात करें इसी सोसाइटी, फॉर्म लॉस बनाए, फॉर्म लॉस बनाए, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो वहां पे स्टेट हार गई, स्टेट झुक गई कि फॉर्म लॉस थे वो 3 फॉर्म लॉस थे उसको नहीं बनाया। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, सर्कमस्टांस, किस तरह की चीज आपने बनाई, किस तरह का सोसाइटी का रिवर्ट बैक है, कुछ किस कौन से सेक्शन, कहीं एक छोटा सा सेक्शन सोसाइटी का रिवर्ट बैक कर रहा है कि नहीं, कि पूरी सोसाइटी उनके साथ हो गई, इस तरह से। इसको फॉर्म लॉस को खत्म करने में सरकार को 1 साल लग गया। पहले उनको लगता था कि यार
कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, फिर पता लग सोसाइटी पूरी अगेंस्ट में चली गई, तो यहाँ पर स्टेट है। इस तरह से स्टेट और सोसाइटी के बीच में कन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, राइट। इथिक्स कैन बी राइट ऑन रॉन्ग, यस, इथिक्स कैन बी राइट ऑन रॉन्ग, ठीक है, राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। सती सिस्टम का आपको इसके अंदर एग्जांपल देना होगा। कैन बी इक्वेट इथिक्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आर दे सिनोनिम्स, ठीक है। ये देखिए इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। इथिक्स मतलब क्या है? जो सोसाइटी आपका सोचती है, सोसाइटी आपका सोचती है, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एथिक्स। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कि बड़ा ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर बोल रखा है कि भाई आप ये ही चीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, और सोसाइटी कह रही है कि नहीं नहीं भाई, ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो हम फॉर्म नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? इनके बीच में रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन होगा, एक क्रांति आएगी, है ना, ऐसे मार्क्स कहते हैं, आगे चलकर पढ़ाएंगे। क्रांति आएगी, जैसे रशियन रिवोल्यूशन के अंदर ये था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है, जार्स और ये जो भी था वो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, किंग, सोसाइटी कुछ और सोच रही है, तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व होगा। फिर इनके बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में थीसिस एंटीथेसिस करके फिर कोई सिंथेसिस बनेगा, आगे चलकर पढ़ाएंगे ये चीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब दो प्रिंसिपल जो कि दैट इज अडर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज है, ठीक है भाई, हमको अपने फ्लैग को, हमको अपने रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, आइडियाज को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को, इंस्टीट्यूशंस को, इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन दैट शुड बी फॉलोड बाय इंडियन पीपल, ठीक है। हम फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारे राइट कौन कौन से हैं, वो उन राइट्स को फॉलो करना चाहिए। हमें राइट है, अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का 19(1)(a), पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर कि हम किसी को डिफेम ना करें। ऐसा नहीं कि हमको बोलने की पूरी खुली आजादी है, नहीं, बोलो, मगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको याद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर किसी को डिफेम नहीं होना चाहिए। कोई आप कोर्ट को उसके अंदर क्या कर सकते हैं? कोर्ट का ऑफेंस नहीं करना चाहिए, वो ठीक है। आपका जो जो फ्रेंडली रिलेशन है भी किसी और कंट्री के साथ नहीं खराब होना चाहिए, सोवरेनिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए कंट्री की, ये कुछ रेगुलेशंस दे रखे हैं हमने। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अगर आप बोलोगे तो आप इसको फॉलो कर लो। अब ये है कि मान लीजिए सोसाइटी कुछ और बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है, तो उसके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में हमेशा क्या हो, तरह से सिंक्रोनाइजेशन हो, या फिर स्टेट और सोसाइटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि किस तरह से, और इनके द्वंद्व के बीच में हम लोग रहते हैं और किसी तरह से कंसेंसस बिल्ड करके हम इस सिस्टम के अंदर रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन गलत है, ठीक है, कुछ सेट ऑफ पीपल्स इस तरह से बोलते हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो उसके अगेंस्ट में हो गया फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी। जब सोसाइटी के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हमारा तो भाई हर हर बंदा जो है इसके अंदर आ सकता है। हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 इस तरह से है, रिलीजन को, आप रिलीजन को, कस्टम को, ट्रेडिशन को आराम से आप उसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं कि हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब प्रिंसिपल एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो जो है जैसे कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ कुछ डीपीएसपी हैं, ये सब चीजें जो हैं दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाइल एथिक्स इज सोसाइटी, अगेन सोसाइटी, अगर सोसाइटी इन कंसेंसस है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सोसाइटी के अंदर और स्टेट के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेंसस के अंदर बिल्ड हो रहा है, तो भी स्टेट और सोसाइटी के बीच में और स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में अच्छा रिलेशन बनेगा। यही द्वंद्व है जो हमको समझने हैं। आगे चल के इन सब टर्म्स के बारे में डिटेल के अंदर अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे, राइट। चलिए, अभी और किसी और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। चलो, अब हम, अगर आप पेपर देखोगे ना तो आपका जो सिलेबस देखोगे उसमें एक टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। मतलब अब हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स की किस तरह से ब्रांचेस होती हैं। तो हमको इसके अंदर 4 पढ़नी है। पहला है मेटा एथिक्स, फिर दूसरा है डेस्क्रिप्टिव एथिक्स, तीसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। तो ये जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये हमको पढ़नी होगी। चौथा है अप्लाइड एथिक्स, ये सारी की सारी डायमेंशंस हमको पढ़नी पड़ेगी। इस सारे की सारी डायमेंशंस पढ़ेंगे तब जाकर एथिक्स वाला टॉपिक जो होगा अपना कंप्लीट होगा। अभी हम सिर्फ ये समझाएं कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल्स, और हमने कोई सटल चीजें जो हमारे दिमाग के अंदर उठी है, सोसाइटी, स्टेट, है ना, ये सब चीजें उठनी बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। आई एम अगेन सेइंग दैट आपको सबको डेमोक्रेटिक बनाना है इस क्लास को। सबको जो भी डाउट हो, जो भी डिस्कशन आपको करना है वो आप सभी करें प्लीज, ठीक है। चलो,
इन सब के अंदर मेटा इथिक्स, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स और अप्लाइड इथिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है नॉर्मेटिव इथिक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेटिव इथिक्स से। व्हाट इज नॉर्मेटिव इथिक्स, ये हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इथिक्स को समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा। नॉर्मेटिव इथिक्स को समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या होता है ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा, और इसको हम समझाएंगे आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल अगेन महाभारत से अपन उठाते हैं। ये एग्जांपल्स आप लिख भी सकते हैं, कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखो महाभारत के अंदर गीता जो है, ठीक है, गीता जो बोली गई है कृष्ण के द्वारा, ठीक है, वो एक तरह से अर्जुन को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस देने की बात करी गई कि अर्जुन तुमको ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन के दिमाग के अंदर एक डिलेमा चल रहा है। डिलेमा मतलब द्वंद। द्वंद, द्वंद मतलब डुअलिटी चल रही है उसके दिमाग के अंदर। दो चीजें एक साथ उसके दिमाग में चल रही है और दोनों सही लग रही है उसको। एक चीज तो उसके अंदर ये चलती है कि मैं क्षत्रिय हूं भाई, मेरा धर्म है लड़ने का, तो आई शुड फाइट। एक तो उसके अंदर ये द्वंद चल रहा है। एक एक तो उसके अंदर ये एथिकल डायमेंशन चल रही है कि मेरा एथिक्स मेरे को ये बोलता है, मेरा धर्म ये मेरे को ये बोलता है कि मुझे लड़ना चाहिए। एक पॉइंट तो उसको ये चल लग रहा है, ठीक है, एक डायमेंशन तो उसके दिमाग में ही चल रही है कि आई एम क्षत्रिय, आई शुड फाइट, ठीक है। ये एक डायमेंशन चल रही है। दूसरी डायमेंशन इसके अंदर क्या चल रही है? उसके अंदर ये चल रही है कि भैया मैं कैसे लड़ूं, ये जो सामने वाले जो लोग हैं वो मेरे सामने क्या है, वो एक तरह से मेरे सामने मेरे भाई बहन ही खड़े हैं, ठीक है, वो क्या थे, उनके भाई बहन है, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे सखा खड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं, उनको मैं कैसे मारूं? दूसरा डायमेंशन रहा है आई शुड नॉट फाइट। तो द्वंद चल रहा है ना, डिलेमा चल रहा है, दोनों सही लग रहे हैं। इसको लग रहा है कि मेरे को लड़ना भी चाहिए और मुझे नहीं भी लड़ना चाहिए। और कृष्ण, अब इसको थोड़ा समझना, मतलब इनका एथिकल डिलेमा क्या चल रहा है, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, द्वंद चल रहा है। और दोनों चीज सही लग रही है, इनको लड़ना भी सही लग रहा है क्योंकि ये क्षत्रिय है, इनको लग रहा है कि यार मुझे अपना अधर्म है, मेरा क्षत्रिय है, मेरे को फाइट करनी चाहिए। और नहीं लड़ना भी अच्छा लग रहा है, इक्वली इक्वली नहीं लड़ना भी अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे लड़ूं, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने टीचर को कैसे मार दूं, मैं अपने कजन्स को कैसे मारूं, आई शुड नॉट फाइट। ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो कभी तो वो बहुत अकड़ के बोलता है कि यार इन सबको मैं गाजर मूलियों की तरह काट दूंगा। फिर दूसरी डायमेंशन उसका दिमाग बोलता है अरे भाई तेरे भाई बहन ही है सामने खड़े हुए। और कृष्ण यहाँ पे फंसे पड़े हैं, कृष्ण सोच रहे हैं इसको कैसे समझो कि करना क्या है। और इसी सब चीज के बीच में पूरा गीता का कन्वर्जेशन हो गया। गीता एक बहुत एक्सीलेंट बुक है, अगर आप उसको जैसे एथिक्स जब आप पढ़ लोगे ना, इसके अंदर पूरा का पूरा एथिक्स का क्लास ले लोगे, उसके बाद आप गीता पढ़कर देखना, आपकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके अंदर सारी फिलोसफीज हैं, सारे थॉट्स हैं, सारी आइडियोलॉजी है। इसीलिए गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको समझाने के लिए, कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए ये सब चीजें बोलनी पड़ गई। सारी फिलोसफीज से उन्होंने समझाया कि सांख्य फिलोसफी क्या है, न्याय फिलोसफी क्या है, उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर हर फिलोसफी के, बुद्धिज्म भी आ गया उसके अंदर, एक तरह से बुद्धिज्म फिलोसफी क्या है, राइट, वो सब चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। हर चीज इसके अंदर, योगा फिलोसफी बता दिया, योगा के कर्म योगी कौन होता है, ठीक है, ये धर्म योगी कौन होता है, राइट, सब कुछ इसके अंदर बता दिया। तो आप देखेंगे इसके अंदर पूरा सिस्टम यहाँ पर बताया गया है, राइट। तो यहाँ पर इथिकल डिलेमा क्या आ रहा है, अर्जुन के दिमाग में इथिकल डिलेमा आ रहा है, आई शुड फाइट और नॉट। ऐसे इथिकल डिलेमा हमारे दिमाग में भी आते हैं कि हम ये करें कि ये करें। दो रास्ते हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हमको लग रहे हैं, इक्वली एथिकल लग रहे हैं, इक्वली राइट लग रहे हैं, पर हमारा दिमाग बोल रहा है कि भाई ये करें कि हमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। दैट इज नोन एज एथिकल डिलेमा। यही बेस्ट तरीका है आपको समझाने के लिए, नहीं तो अगर डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। तो एथिकल डिलेमा अर्जुन का यहाँ पर दिख रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इथिक्स इसी तरह के एथिकल डिलेमा के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप डिलेमा के अंदर हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये बताता है कौन? नॉर्मेटिव इथिक्स। हमारे दिमाग में भी कई डिलेमा आते हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो हम, और आप देखेंगे केस स्टडीज में भी इथिकल डिलेमा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको पूरा इथिकल डिलेमा बता नहीं रहा हूं, ठीक है, आगे चलकर पूरी चीजें बताएंगे। मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, आपको कोई ब्राइब दे रहा है, राइट, बट आपको करना कुछ और चाहिए,
ठीक है, पर ब्राइब के अंदर आपको मान लो 10 लाख रुपए दे रहा है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको अपोज कर रहे हैं, नहीं नहीं साहब मैं नहीं ले रहा ब्राइब, ठीक है, आप बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हो। उसने इसको बढ़ाकर कर दिया साहब 20 लाख रुपए, बोल रहा है कि अब आप कहेंगे थोड़ा आपका जो है वो कम हो गया, आपने कहा कि नहीं नहीं साहब अभी भी नहीं लूंगा, इसको उसने कर दिया 1 करोड़, तो अब आपका दिमाग में एथिकल डिलेमा आ गया कि भाई यहां जाना चाहिए कि यहां जाना चाहिए, ऑनेस्टी इज मोर इंपॉर्टेंट कि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको उसने मान लीजिए ऐसा कह दिया कि भाई ठीक है ये पैसा भी नहीं, वो उसने आपको एक फोटो दी कि साहब ये फोटो देख लेना एक अवर साहब, उसकी फोटो में आपके बच्चों के ऊपर गन पॉइंट लगा रखा है किसी ने। अब आपका दिमाग में डिलेमा आएगा तगड़ा वाला कि भाई मैं अपने बच्चों को प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करूं या फिर मेरी ड्यूटी को फुलफिल करूं। ये इथिकल डिलेमा है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नॉर्मेटिव इथिक्स के कुछ तरीके हैं वो आपको इसके अंदर बताएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इथिकल डिलेमा क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा है, व्हाट इज इथिकल डिलेमा। इथिकल डिलेमा जो अर्जुन के सामने है, इथिकल डिलेमा जो आपके सामने हुआ होगा, ठीक है, आपके सामने आता रहता है, राइट। तो इथिकल डिलेमा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये देखो, इथिकल डिलेमा, इथिकल पैराडॉक्स इज ए डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। वहां पर अर्जुन खड़ा हुआ सोच रहा है भाई करूं क्या, लड़ू कि नहीं लड़ू। कृष्ण बोल रहे लड़ू, मैं बोल रहा हूं नहीं लड़ू, यही चीज चल रही है। बिटवीन टू और मोर पॉसिबल मोरल इंपेरेटिव्स neither of which is unambiguously acceptable, unambiguous क्लियरली आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे उसको, कोई भी चीज को, और प्रेफरेबल, और दोनों जो है इक्वली इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इक्वली करेक्ट लग रहे हैं, दैट इज नोन एज इथिकल डिलेमा। ये आपके दिमाग के अंदर द्वंद जो है दैट इज नोन एज इथिकल डिलेमा। आप यहाँ पे देखो और अच्छी डेफिनेशन इसके अंदर, इज रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप मस्ट मेक ए डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर कंफ्लिक्टिंग मोरल प्रिंसिपल्स। दो और दो से ज्यादा कंफ्लिक्टिंग मोरल प्रिंसिपल है, जैसे अर्जुन का है कि लड़ना चाहिए क्या, इसके अंदर क्या एथिक्स लगा रहा है कि भाई मैं क्षत्रिय हूं, मेरे को तो काम ही मेरा लड़ने का है। और नहीं लड़ना चाहिए क्या, हाँ यार नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि मेरे तो क्या है दोस्त वोस्त खड़े हैं यहाँ पर, रिश्तेदारी है। इन सच सिनेरियोज ईच ऑप्शंस प्रेजेंट पोटेंशियली वैलिड एंड एथिकली जस्टिफाइबल रीजन। दोनों रीजंस बहुत अच्छे हैं, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू डिटरमाइन द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज नोन एज एथिकल डिलेमा। ये डेफिनेशन है एथिकल डिलेमा। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बताओ एक कैसी सिचुएशन जिसमें आपके दिमाग में इथिकल डिलेमा आया हो, और इथिकल डिलेमा आया तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करा, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करूं कि ये करूं। तो आप उसमें अपनी लाइफ का एग्जांपल देते हैं कि साहब मेरे पास इथिकल डिलेमा ऐसा आया और मैंने उसके अंदर क्या करा, मैंने उसके अंदर इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इथिकल डिलेमा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आ रहा है इथिकल डिलेमा क्या होता है। तो यहां पर आप इसके अंदर देखें, ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इसके अंदर लिख सकते हैं, अर्जुन वाला एग्जांपल कैसे लिखना है ये लिखने वाली क्लास में बताएंगे, अभी समझने वाली क्लास है साहब, ठीक है, कैसे लिखना है ये लिखने वाली क्लास के अंदर बताएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ऐसा एक और इंसिडेंट था महाभारत के अंदर, हाफ ट्रुथ ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, कोई बताएगा हाफ ट्रुथ ऑफ युधिष्ठिर क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या था हाफ ट्रुथ ऑफ युधिष्ठिर वाला, एनीबॉडी इन द क्लास। देखो ये सब चीजें आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर, ये सब कहानी नहीं चल रही, ये समझ लेना पहले, ये सब आपको क्लास के अंदर लिखनी होगी, राइट। देखो युधिष्ठिर था, है ना, युधिष्ठिर धर्मराज, ठीक है, युधिष्ठिर धर्मराज था, राइट। अब क्या था, आचार्य द्रोण जो थे ना वो सबके गुरु थे, और आचार्य द्रोण को सबकी कमजोरी भी पता है, सबकी वो भी पता है, सब कुछ पता है आचार्य द्रोण को, ठीक है। और आचार्य द्रोण क्या कर रहे थे, आचार्य द्रोण पूरी सेना को, पांडवों की पूरी सेना का विनाश करते हुए जा रहे थे पूरी तरह, और उनको कैसे रोका जाए, रोके से रुक नहीं रहे हो, क्या करा जाए साहब, आचार्य द्रोण रोके से रुक नहीं रहे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आचार्य द्रोण को रोकने के लिए इन सब ने एक मंथन करा, पांडवों ने सोचा भाई साहब इनको कैसे रोके, ये अगर नहीं रुके तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यस विधि, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज आस्क। सर आई थिंक दिस वाज द इंसिडेंस ऑफ अश्वत्थामा मारा गया, वेरी ऐसे गुड, बोला था जो यस यस, हाँ वही बता रहे हैं, है ना। चलो तो युधिष्ठिर के पास गए सब,
सबने बोला कि यार देखो युधिष्ठिर ऐसे है ना, आचार्य द्रोण तो सबको खत्म कर देंगे, तो क्या करा जाए। तो एक प्लान करा गया, एक प्लान ऐसे बोला गया कि अश्वत्थामा इनका बेटा है गुरु द्रोण का। अगर गुरु द्रोण को ऐसा पता चल जाए कि अश्वत्थामा मर गया, तो गुरु द्रोण का मनोबल टूट जाएगा और ही विल, मतलब ही इज वेरी इजी प्रे हो जाएगा हमारे लिए, इजी टू किल हो जाएगा, आराम से मार देंगे फिर उसको। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पे प्लानिंग करा गया। अब युधिष्ठिर से बोला गया कि भाई युधिष्ठिर, अगर तुम उसको बोल दो ना कि अश्वत्थामा मर गया, तो क्या हो जाएगा, तो वो टूट जाएगा पूरा और उसको आप आराम से मार सकते हैं। युधिष्ठिर बोला कि भाई साहब मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो धर्मराज हूं, धर्मराज हूं, मैं ऐसे झूठ बोल ही नहीं सकता। बोले कि तो फिर भीम बोलेगा तो वो वैसे ही भरोसा नहीं करेगा, भीम ऐसे बोलेगा कि मार दिया, तो बोले ये तो ऐसा ही है, इसको जानता नहीं हूं क्या मैं, ऐसे इसके हर बात में झूठ होता है इसकी। तो द्रोण उनकी टीचर है, राइट। तो एक काम करा गया, भीम ऐसे करेगा कि भीम एक हाथी को मारेगा, उस हाथी का नाम क्या होगा, अश्वत्थामा। एक हाथी को मारा, उस हाथी का नाम क्या हुआ, अश्वत्थामा। उस हाथी को भीम ने मार दिया और भीम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो अब आचार्य द्रोण ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। आचार्य द्रोण ने बोला मैं तो तभी मानूंगा जब युधिष्ठिर बोले। तो युधिष्ठिर ने उस वक्त बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। अब देखो, ये एक तरह से सत्य भी बोला युधिष्ठिर ने, क्योंकि अश्वत्थामा नामक हाथी मर गया। पर अगर कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो युधिष्ठिर को भी पता था कि द्रोण किस बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सही भी नहीं बोला इस तरह से, राइट। तो ये हाफ ट्रुथ बोला गया इसके अंदर। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि इसके भी दिमाग में इथिकल डिलेमा आया होगा, है ना। इथिकल डिलेमा आया होगा कि यार मैं ट्रुथ बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं कि हाफ ट्रुथ बोलूं। अब इसने अपने आप को सॉर्ट आउट कैसे कर लिया, इसने ऐसे सोच लिया कि भाई देखो मैंने सत्य तो बोला है, अश्वत्थामा मराई तो है, पर ये सत्य पूरा सत्य नहीं था ना, एथिकली देखें तो दिस इज रॉन्ग। इन्होंने अपना क्या करा, इसने अपना जो नॉर्मेटिव इथिक्स लगा के इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि भाई देखो क्या होना चाहिए कि अश्वत्थामा मर गया, ये मैं बोल रहा हूं तो ये सत्य तो है ही, क्योंकि अश्वत्थामा क्या है, हाथी है, वो मर गया है। बट ये कंटेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज नॉट ट्रुथ। तो व्हेन हिज गुरु एंड एडवर्सरी आस्क्ड हिम इफ अश्वत्थामा वाज डेड, युधिष्ठिर कंफर्म्ड इट। द्रोणा मींस अश्वत्थामा इज सन, इन फैक्ट इट वाज एन एलिफेंट नेम अश्वत्थामा हु वाज किल्ड बाय द हिज ब्रदर भीम, टू व्हिच युधिष्ठिर अलूडेड। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कभी कभार हमारे सामने, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना होता है ये हमें नॉर्मेटिव इथिक्स पता है। तो नॉर्मेटिव इथिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ द इथिकल एक्शन। It deals with the ethical dilemma and investigates the set of questions that arises when considering how one ought to act morally in a given situation. एक given situation में एक को किसी तरह से morally उसको act करना चाहिए, ये normative ethics होता है। I hope this is clear to everyone. अब नॉर्मेटिव इथिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स आप देखेंगे, डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स, टेलियोलॉजिकल इथिक्स, वर्चू इथिक्स, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। बट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है तो आपको थोड़ी ही चीजें पढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो शार्प 7 PM पर स्टार्ट हो जाएगी और 7 PM तक से लेकर 9 PM तक ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको क्लास के जस्ट बाद मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी आपको क्लास के जस्ट बाद मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, पीडीएफ्स को रिवाइज करके सोना है आज, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए हैं, ठीक है, आपके पास ही रहेंगे, आपके हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट उसको आदत मत बना लेना। लाइव क्लासेस के अंदर ही आना है आपको, और बहुत अच्छा सेशन चलेगा, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कराएंगे, केस स्टडीज कराएंगे, हमारे पास बहुत समय है अभी, ठीक है, हम आपके ऊपर बहुत समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कम से कम 60 डेज के अंदर आपको पूरा परफेक्ट कर देंगे, और आप जब जीएस को पेपर को इसको पूरा पढ़ेंगे 60 डेज के बाद, तो आपको एक अलग पर्सनालिटी आपकी दिखेगी। इसके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करो इन सब चीजों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीजें आप खुद ऑब्जर्व करो। तो अभी हमने बस थोड़ा सा आज स्टार्ट करा है, ठीक है, ये समझ लो कि हमने बस आपको एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास दी है ये, ठीक है। कल की क्लास से हम पूरा का पूरा सिलेबस अपना अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी बच्चे टाइम पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम पर, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछें, ग्रुप भी आपका बना दिया गया है। देखो ये क्लास ऑनलाइन है सिर्फ कहने के लिए, ठीक है, बट ऑफलाइन से भी ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। ऑफलाइन क्लास में आप कभी नहीं बोल पाते हो, पर ऑनलाइन क्लास के अंदर आप बोल लोगे। आपके लिए ग्रुप बना रखा है, डिस्कशन ग्रुप है, वो आप डिस्कस करें उसके अंदर, कोई कोई भी चीज हो आपको डिस्कस करनी हो, और उसके अंदर आपको बहुत सारा आपको लिए होमवर्क भी दिया जाएगा, उस होमवर्क को भी आप करें, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उस होमवर्क को करके आपको, जैसे आज मैं होमवर्क दूंगा आज एक, ठीक है, हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा, है ना।
टेस्ट वेस्ट तो लेते रहेंगे, पर जो पढ़ा है उसको वापस से आप किस तरह से लिखोगे, राइट, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या आप सोच सकते हो, क्या वो सब चीजें आपको बताई देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट रिवाइज रिवाइज करते रहें, रिवाइज करके अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।